हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल नर्सिंग स्कूप। सो हम कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सीरीज। सो कल हमने डिस्कस करे थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन। सो आज हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। सो सारी के सारे क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत सारे एग्जाम्स में ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो आने वाले ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल रहेंगी। सो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी सपोर्ट के लिए वीडियोस को शेयर कर दिया करो एंड लाइक कर दिया करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो। सो चलो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11, a patient is admitted to the hospital with possible bacterial meningitis. So patient is suspected for meningitis. So during the initial assessment, the nurse questions the patient about a history of what? Options are mosquito or tick bites, chickenpox or measles. Option C is cold sore or fever blisters, and option D is the upper respiratory tract infection. So what is meningitis? Meningitis is the inflammation of the meninges of the brain and spinal cord. एंड इसके जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो बैक्टीरियल होते हैं या फिर वायरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बट मेनिंजाइटिस फंगल भी हो सकती है एंड प्रोटोजोल भी हो सकती है। एंड अभी हमसे पूछे हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन सा हो सकता है इनमें से। सो इसका जो राइट आंसर है डैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। So predisposing factors are respiratory infection of upper tract, then skull fracture, brain and spinal surgery and compromised immune system. Means के ऐसे factors जिनमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इजीली असेस मिल जाता है इन द CNS. सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा डैट इज ऑप्शन डी। आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए हिस्ट्री लेनी होती है अच्छे से पेशेंट से। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is, what are the key manifestations of the bacterial meningitis? So meningitis की key manifestations क्या होंगी? Papilledema and psychomotor seizures, high fever, knuckle rigidity and severe headache. Option C is behavior changes with memory loss and lethargy, means के LOC जो patient का level of consciousness है वो change हो रहा है। ठीक है। So next is jerky eye movements, loss of corneal reflex and hemiparesis. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डैट इज ऑप्शन बी। हाई फीवर होगा, नक्कल रिजिडिटी होगी एंड सीवियर हेडेक। दीज आर द की मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एंड मेनिंजाइटिस से रिलेटेड एक साइंस होता है ब्रुडुन्स्की साइन एंड कर्निंग साइन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों साइन, कर्निंग एंड ब्रुडुन्स्की साइन। एंड इन साइंस को मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी क्लिनिकल साइंस के ऊपर, उसमें मैंने विद इमेजेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। सो इस वीडियो को देखने के बाद अब क्लिनिकल साइंस में जाके ब्रुडुन्स्की एंड कर्निंग साइन को एक बार देखना। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो बाकी के रेस्ट ऑप्शंस है लाइक पेपिलेडिमा, साइकोमोटर सीजर्स, बिहेवियर चेंजेस, देन लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, हेमिपरेसिस एंड जर्की आई मूवमेंट्स, दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मेनिंजाइटिस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? इंक्रीज्ड आईसीपी। ठीक है, जो कि मेनिंजाइटिस के कारण हो सकती है, उस वजह से ये सारे साइंस होते हैं। बट मेनिंजाइटिस की जो की मैनिफेस्टेशंस है डेट आर दी हाई फीवर, नक्कल रिजिडिटी, सीवियर हेडेक एंड दो जो इंपॉर्टेंट साइन हैं कर्निंग एंड ब्रुडुन्स्की साइन। सो चलो इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, a patient has a lack of comprehension of both verbal and written language. So which type of communication difficulty this patient has? डिसआर्थ्रिया है, फ्लुएंट डिस्फेजिया है, रिसेप्टिव अफेजिया है और एक्सप्रेसिव अफेजिया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेट इज रिसेप्टिव अफेजिया बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन। सो रिसेप्टिव अफेजिया होता क्या है? रिसेप्टिव अफेजिया में पेशेंट इज एबल टू स्पीक एंड ही कैन मेक दी लॉन्ग सेंटेंसेस। ठीक है, वो बोल सकता है, सेंटेंस प्रॉपरली फॉर्म करता है, बट जो भी पेशेंट बोलता है उसका कोई सेंस नहीं होता, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है, कोई मीनिंग नहीं है जो भी पेशेंट बोल रहा है, बट अभी वो अच्छे से बोल रहा है, सेंटेंस प्रॉपरली फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेसिव अफेजिया क्या होता है? एक्सप्रेसिव अफेजिया में पेशेंट वांट टू से, ठीक है, पेशेंट वांट टू से समथिंग बट ही और शी हैज़ अ ट्रबल इन स्पीकिंग।
सो एक्सप्रेसिव अफेजिया लाइक कि पेशेंट को समझ सारी है, वो बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पा रहा है, दैट इज द एक्सप्रेसिव अफेजिया। एंड रिसेप्टिव अफेजिया क्या है कि पेशेंट बोल रहा है बट वो कुछ भी बोले जा रहा है एंड उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, दैट इज द रिसेप्टिव अफेजिया। एंड स्ट्रोक के बाद ये साइंस अगर स्पीच इंपेयरमेंट है तो देखने के लिए मिल सकते हैं। फ्लुएंट डिस्फेजिया क्या है कि पेशेंट की फ्लुएंसी नहीं बन रही स्पीच में। एंड डिसआर्थरिया क्या है, डिसआर्थरिया इज अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें जो मसल्स होते हैं इन्वॉल्व इन स्पीच उनकी वीकनेस हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा डेट इज द रिसेप्टिव अफेजिया। सो रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव अफेजिया पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो इनका बेसिक डिफरेंस यही है कि एक्सप्रेसिव अफेजिया में पेशेंट बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एंड रिसेप्टिव अफेजिया में पेशेंट बोल रहा है बट उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, वो जो भी बोल रहा है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So next question is, a patient is admitted to the hospital with left hemiplegia. So hemiplegia and hemiparesis में difference क्या होता है, आप comment down करो. So to determine the size and location and to ascertain whether the stroke is ischemic or hemorrhagic, the nurse anticipate the healthcare provider request. So options are lumbar puncture. So lumbar puncture कभी भी नहीं करते because of risk of the cerebral herniation. So option B is a cerebral arteriogram. So this is an invasive procedure and अगर emboli और clot होगा तो वो bleed कर सकता है. So this is not the first test to be performed. So option C is the MRI, magnetic resonance imaging. So MRI is the best option to differentiate between ischemic and hemorrhagic stroke and as well as to check the size and location of thrombi or emboli. So MRI is the right answer. एंड CT स्कैन विद कंट्रास्ट, अगर यहाँ पे नॉन कंट्रास्ट होता तो वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रास्ट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, MRI. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर अ पेशेंट विद स्ट्रोक। सो स्ट्रोक का पेशेंट है एंड प्रायोरिटी इंटरवेंशन कौन सी बनेगी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए इज इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, then option C is initiation of hypothermia to decrease the oxygen needs of brain, and option D is maintenance of the respiratory function with the patent airway and oxygen administration. So जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेशेंट इमरजेंसी में है, सो इमरजेंसी में प्रायोरिटी इंटरवेंशन कौन सी होती है, टू मेंटेन दी पेटेंट एयरवे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऑक्सीजन की नीड है तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। सो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस भी बिल्कुल ठीक हैं, बट ये प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं है। प्रायोरिटी इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, and to save the life of the patient you have to maintain the patent airway and provide the oxygen if required. So उसके बाद आप बाकी सारे ऑप्शंस फॉलो करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is a nursing intervention that is indicated for a patient with hemiplegia? So hemiplegia का patient है, nursing intervention कौन सी सही रहेगी? Okay, so option A is use of the footboard to prevent the plantar flexion. So use of footboard is a controversial because it can stimulate the plantar flexion. So this is not appropriate. So option B is immobilization of the affected arm against the chest with the sling. So जो अफेक्टेड आर्म होती है, जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, उसको आपने सपोर्ट करना होता है, नॉट इमोबलाइज। सो ऑप्शन बी इज इनअप्रोप्रिएट। एंड ऑप्शन सी क्या है, पोजीशन द पेशेंट इन अ बेड विद ईच जॉइंट लोअर देन द जॉइंट प्रॉक्सिमल टू इट। सो इससे क्या होगा, डिपेंडेंट एडिमा हो सकता है, ये भी नहीं होना चाहिए। So option D is having a patient to perform passive range of motion of the affected limb with the unaffected limb. So as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके जो affected limb है उसकी passive range of motion करवानी होती है, and जो unaffected limb है उसकी active and passive आप दोनों करवा सकते हो। So as soon as possible ये आपको start करवाना होता है। So here the option D is the right answer. So let's move to the next question. So next question is, 4 days following a stroke, the patient is to start the oral fluid and feedings. So before feeding the patient, the nurse should do first. So nurse को अभी first action क्या करना है before feeding the patient? So option A is check the patient gag reflex. So this is the first action which nurse should do before feeding the patient. So अगर gag reflex intact है तभी आप feed करोगे, अगर gag reflex में impairment है तो आप feed नहीं करोगे, because that can increase the risk of the एस्पिरेशन, ठीक है। सो कैसे करना है, आपने पेशेंट को अपराइट पोजीशन देनी है एंड यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू स्वेलो द
आइस चिप्स और आइस वाटर, ठीक है। और उसके बाद अगर ठीक है, मेंटेन है, इंटेक्ट है गैग रिफ्लेक्स, देन यू कैन गो फॉर द फीडिंग. So here the right option is option A. You have to check the gag reflex before feeding a stroke patient. So okay, next question देखते हैं. So question number 19. सो इस क्वेश्चन में क्या है कि पेशेंट की वाइफ नर्स से पूछ रही है कि उसके हस्बैंड को जो क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन है विच इज़ द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वो क्यों नहीं दी है. सो उसको पता है कि ठीक है एक टीपीए करके मेडिकेशन होती है जो कि स्ट्रोक के पेशेंट को दी जाती है, एंड बट उसके हस्बैंड को क्यों नहीं दी गई. सो हर हस्बैंड इज डायग्नोज्ड विद द हेमरेजिक स्ट्रोक है. सो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय अ नर्स टू पेशेंट्स वाइफ. ऑप्शन ए क्या है, ही डिडंट अराइव विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ डेट थेरेपी, कि पेशेंट लेट हो गया उस मेडिकेशन के लिए, अभी हम उसको नहीं दे सकते. सो दिस इज नॉट अ राइट रिस्पॉन्स. ऑप्शन बी क्या है, नॉट एवरी वन इज एलिजिबल फॉर दिस ड्रग, हैज़ ही हैड अ सर्जरी लेटली. सो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, पेशेंट को है हेमरेजिक स्ट्रोक. तो दिस ऑप्शन इज इनएप्रोप्रिएट. सो नेक्स्ट इज यू शुड डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ योर हस्बैंड विद हिज डॉक्टर. सो ऐसा भी नहीं करना है. कई बार ऐसा होता है कि जो स्टाफ नर्सेज होती हैं ऐसे वाले रिस्पॉन्स दे देती हैं कि ठीक है हमें नहीं पता, डॉक्टर जब राउंड पे आएगा उससे पूछ लेना. सो ऐसा भी नहीं करना है आपको. सो ऑप्शन डी क्या है, द मेडिकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजॉल्व्स द क्लॉट and could cause the more bleeding in your husband brain. So this is a right option. देखो जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये क्या करता है, क्लॉट को डिजॉल्व करता है. सो अगर जो स्ट्रोक है एस्चीमिक है, ठीक है, एस्चीमिक स्ट्रोक में हम इसको देते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, और ये इफेक्टिव तब होती है अगर स्ट्रोक के विद इन 3 आवर्स हम इसको दे दें तो, ठीक है, 3 आवर्स में. तो यहाँ पे पेशेंट तो हेमरेजिक स्ट्रोक का है और अगर आप ये दे दोगे तो क्या होगा, पेशेंट ब्लीड कर सकता है. सो ये आपको बताना है पेशेंट की वाइफ को कि इसलिए आपके हस्बैंड को मेडिसिन नहीं दी गई बिकॉज आपके हस्बैंड को हेमरेजिक स्ट्रोक है, एस्चीमिक नहीं है. सो दिस मेडिकेशन इज इंडिकेटेड फॉर एस्चीमिक स्ट्रोक. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. अ क्लाइंट अराइव्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एस्चीमिक स्ट्रोक, ठीक है, अभी एस्चीमिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट आया है एंड रिसीव्स द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. सो द नर्स शुड फर्स्ट, सो नर्स को अभी क्या करना है फर्स्टली. सो पेशेंट इमरजेंसी में आया है और नर्स अभी क्या करेगी, आस्क व्हाट मेडिकेशन क्लाइंट इज टेकिंग, कंप्लीट हिस्ट्री एंड हेल्थ असेसमेंट, आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक, एंड ऑप्शन डी इज डिटरमाइन इफ द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर. सो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है इसकी मैक्सिमम एफिकेसी तभी होती है अगर आप इसको विद इन 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक दोगे. सो अभी आपको पूछना है टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द स्ट्रोक, सो डैट आप अगर आप 3 घंटे में दे दोगे तो इफेक्टिव होगी वो ड्रग. सो यही होगा आपका राइट आंसर. सो बाकी की मेडिकेशन पेशेंट कौन सी ले रहा है कौन सी नहीं ले रहा है आप बाद में भी उसको पूछ सकते हो इमरजेंसी पे टाइम पे. मेन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन यही है. एंड कंप्लीट हिस्ट्री अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप नहीं लोगे, वो बाद में लोगे. एंड डिटरमाइन इफ द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर. सो अगर कोई उसका सर्जिकल प्रोसीजर शेड्यूल्ड है भी तो वो डिले किया जा सकता है. बट जो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है डेट इज टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द स्ट्रोक. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सो चलो इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं. वीडियो कैसी लगी अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना. एंड अगर अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन दबा के जाना. सो जितने भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आने वाले ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे. चलो ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूरो के एमसीक्यूज के साथ कल. सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.